इंटरनेशनल स्कूल और कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जजमेंट देते हैं जी। तो चुनौतियां कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गई। जी। कोई चुनौती नहीं रहेगी आप लोगों की? चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि हम लोगों के लिए जो हम लोग अदालत में काम करते हैं, वर्क करते हैं, क्राइम के लिए लड़ते हैं, केसेस करते हैं, तो उन चुनौतियों उसमें कोई इस तरह का वो नहीं है। और जो है जैसे हमारे लिए क्लाइंट है, जैसे आजकल ये 498 दहेज एक्ट वगैरह जो महिला का उत्पीड़न हो रहा है जी, जो खर्चे मेंटेनेंस हैं जो अदालतों में किए जा रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी जो है हद तक काफ़ी जो है सुधार है। देखिए ये अच्छी बात है कि सुधार है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और उसमें काम होता रहे तो उसका परिवर्तन आता है परिणाम के स्वरूप। एस के बबली साहब, आप भी माइक ले लें। सवाल इस बात का है, जैसा कहा यहाँ पर अशोक जी ने कि चुनौतियां थीं और अड़चने कुछ थीं तो वो खत्म हुई हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर मैं बड़े सिनेरियो में बात करूं तो उस विषय पर हम थोड़ी देर बाद जाएं तो बेहतर है कि एक हाई कोर्ट की मांग इस बेल्ट में लगातार चलती रही, या फिर हम कहें कि अगर वो मांग ना भी पूरी करनी हो या पूरी की जानी है भविष्य में, उसके बीच का जो समय है वहां पर एक अधिवक्ता के लिए खुद के लिए क्या चुनौतियां हैं, एक मुवक्किल की जो दिक्कत है वो उस पर तो आप लोग बाद में काम कर पाते हैं, खुद किन चुनौतियों से? क्योंकि अगर हम देखें तो चैम्बर से लेकर वहाँ की सुविधाएं जो मूलभूत होती हैं कोर्ट में, कोर्ट परिसर में, वो भी बहुत बार सवाल खड़े होती हैं उस पर जो है, लेकिन कई चीज़ें दबी ही रह जाती हैं। मांग आप लोग करते होंगे, शायद सुधार भी हुआ होगा, लेकिन अभी भी कितनी चुनौतियां हैं? देखिए 1982 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के एडवोकेट्स हाई कोर्ट बेंच बनवाने के लिए प्रयासशील हैं जी, और लगातार एजिटेशन तब से चल रहा है। 800 किलोमीटर की दूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जिलों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि अगर यहाँ की हाई कोर्ट अलग होगी तो यहाँ के केसेस जल्दी यहाँ चलेंगे, और अभी हाई कोर्ट में 90 के केस चल रहे हैं सन 1990 के जी। वहाँ पर टाइम ही नहीं है, वहाँ पर रश इतना है कि अर्जेंट मैटर की सुनवाई हो पाती है और केस वहाँ चल नहीं पाता जी। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ इलाहाबाद और एक तरफ बिजनौर से लाहौर जी, और देखिए दोनों में कौन पास है। बिल्कुल स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी और जितनी पहले सरकारें आई हैं वो सारी इस बात को मानती चली आ रही हैं जी कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना है। बिल्कुल। तो जनता को सस्ता सुलभ न्याय तभी प्राप्त होगा जब न्यायालय उनके पास में होंगे। और एक आम बात कही भी जाती है खुद आप लोगों के उसमें टर्म में, न्याय आपके दरवाजे। न्याय आपके दरवाजे पे, और न्याय 800 किलोमीटर के दरवाजे पे है जी। अब उस 800 किलोमीटर में वकीलों को भी जाना है, वादकारियों को भी जाना है, कितनी परेशानी उसमें रास्ते में है, ये सारी चीज़ें। तो अभी क्या इस सरकार में इस पर कुछ आप लोगों ने अपनी मांग फिर से पहुंचाई है नए सिरे से, नए तरीके मांग से? बहुत जमाने से चल रही है, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार और न केंद्र सरकार किसी के पास भी इस मांग को पूरा करने लेकिन के लिए इसमें क्या मानते हैं कि सिर्फ सरकारें ही दोषी हैं, वो चाहे मौजूदा सिर्फ दौर की हो या उसके पहले की? क्यों की? नहीं, आप कह रहे हैं सिर्फ सरकार। मैं इसको दूसरे मोड़ पर ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बात को खुद देखा है, महसूस किया है कि जब अधिवक्ता ये मांग करते हैं सरकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो उसी अधिवक्ता का एक और जो भाई इलाहाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहा है, वो कहता है कि नहीं यहीं पर रहनी चाहिए कोर्ट, वहां नहीं जानी चाहिए। तो ये विवाद तो आपस में ही है ना, अधिवक्ता समूह में ही है। ये विवाद इस तरह से नहीं देखा जाएगा। ये कोर्ट में एक केस लड़ रहा है, उसमें दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपने अपनी बात कहते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन देखा तो ये जाना है कि सही क्या है। अगर हमारे लोग कुछ जो पश्चिम के वहां जाके सेटल हो गए हैं जी, अब वो कहने लगे साहब हमें जरूरत नहीं है, तो इससे थोड़ी काम चल जाएगा। काम तो ये देखना है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है उसका हित कायम है। बिल्कुल। उसको न्याय सस्ता कैसे मिले, सुलभ न्याय कैसे मिले, और जो आपका एम है कि आपके दरवाजे पे न्याय जाए। अभी आपने ग्रामीण न्यायालय बनाने शुरू कर दिए जी, कि ग्रामीण न्यायालय गांव-गांव में न्याय वितरित किया जाए, और एक तरफ आप 800 किलोमीटर में न्याय दे रहे हैं। ठीक है। राजकुमार गुप्ता जी, आप इस पर भी अपना विचार रख सकते हैं जिस पर अभी बात हो रही थी, और उसके साथ साथ बिजनौर की बात करें, अगर यहाँ की कोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था चल रही है जिसमें कुछ सुधार की बात भी कही गई है, जिसमें कुछ और भी बुनियादी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक समस्या होती है मुवक्किल की
मैं सिर्फ अधिवक्ताओं की और न्याय व्यवस्था की बात नहीं करूंगा, सबसे अहम है इन दोनों के पीछे वो मुवक्किल, जिसको न्याय दिलाने के लिए ही एक व्यक्ति अधिवक्ता बनता है या उसके लिए अपीयर होता है कोर्ट में। उस मुवक्किल की क्या समस्याएं हैं जिससे आप लोग भी जूझ रहे हैं बिजनौर में? माइक थोड़ा करीब करने जी, ये माइक ले लें आप जी। वो नारा वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। ये नारा केवल एक कागजी नारा बनकर रह गया है। वास्तविकता में जब हम लोग देखते हैं जी, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो वादकारी हो, तो उन्हें शीघ्र और सुलभ दोनों में से कोई सा भी न्याय नहीं मिलता। क्या वजह है? उसकी मेन वजह हमारी न्यायिक व्यवस्था है और न्यायिक प्रक्रिया है जी। न्यायिक प्रक्रिया में हमारे इतने लैचेज हैं और इतनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वो क्या न्याय प्रदान करता है। तो इसका अगर समाधान प्रिजाइडिंग कैसे निकल सकता है? कुछ आप लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश की हो या सुझाव दिया हो, किस फोरम पर, किस प्लेटफॉर्म पर, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया? इस प्लेटफॉर्म का सुधार मेरे विचार से जब तक नहीं हो सकता जब तक जितना प्रक्रिया है सारी उसमें चेंज ना हो जी। और उसमें चेंज जो आजकल होता है, जितने भी बहुत सारे एक्ट्स आ रहे हैं जी, उनमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो लोग एक्ट्स बना रहे हैं, लेजिस्लेशन बना रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जानकारी नहीं है। जानकारी ही नहीं है। और जिन लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जानकारी है उनसे वो सजेशन नहीं लेते हैं। बिल्कुल। वो एसी कमरे में बैठकर लॉ और प्रोसीजर बनाना चाहते हैं जिससे नहीं बन सकता। दूसरी समस्या ये है जो आजकल सरकार की नीति, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है जी, बब्बू जी। भाई और भी महसूस कर रहे हूँ, कि न्यायिक प्रणाली पर शिकंजा कसने की है और न्यायिक अधिकारियों के क्षेत्राधिकार लेके नए नए लेजिस्लेशन लाके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दिए जा रहे हैं। ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लेजिस्लेटिव पावर दी जाएगी, न्याय की पावर दी जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मारा हुआ तो न्याय व्यवस्था में आ जाता है न्याय मांगने, जी। फिर वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जैसा अभी रिसेंटली यूपी में रेंट एक्ट आया है, अर्बन रेंट एक्ट, उसमें पावर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दे दी। उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लॉ की प्रोसीजर की बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं? जी तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो लेजिस्लेशन आ रहे हैं, जैसे ग्रामीण न्यायालय बनाए जा रहे हैं, जी, जितना भी न्याय का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, उससे न्याय व्यवस्था को आप और जटिल बना रहे हैं। वादकारी को न्याय नहीं मिल पाएगा। वादकारी जिसको पहला जिसका अधिकार है उसको उसे न्याय मिलेगा। नहीं मिल पाएगा इस हाँ। व्यवस्था में। अशोक पाल जी सहमत हैं इस बात से आप? और जहाँ तक उच्च न्यायालय वाली खंडपीठ की बात है, जी। वर्ष 1981 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिवक्तागण निरंतर हड़ताल पे है। मेरे ख्याल से इतना लंबा एजिटेशन कोई नहीं चला होगा। जी। आज इस एजिटेशन को 40 साल हो गए। ठीक है। जो भी पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो हमारे मंचों पर आकर उसका समर्थन करती है। और जब सत्ता में होती चाहे है, वर्तमान बीजेपी पार्टी हो, जो जी। वर्तमान केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में है, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, ये हमारे मंचों पर आके इसका समर्थन करते थे। आज केंद्र और राज्य में दोनों जगह इनकी सत्ता है, जी। तो ये उस बात को सुन भी नहीं रहे। एक मेरा सजेशन है जो गवर्नमेंट कर सकती है सुगमता से, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी। इलाहाबाद की जगह वेस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ बेंच से अटैच, ये सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग, कम से कम एक फॉर द टाइमिंग। टाइम बीइंग दिस हाँ। इज द बेस्ट प्रपोजल, क्योंकि गोमती नगर में 56 कोर्ट की बिल्डिंग बनी है। बिल्कुल हाई बिल्कुल कोर्ट की बेंच बिल्कुल। की। तो ना तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है, ना जस्टिस की कोई प्रॉब्लम है, ना स्टाफ की कोई प्रॉब्लम है। सुगमता से इधर के डिस्ट्रिक्ट जिन्हें वो बहुत बार लखनऊ इलाहाबाद इसलिए नहीं जा पाते, न्याय नहीं पा पाते कि उनकी आर्थिक स्थिति परमिट नहीं करती उन्हें लखनऊ बेंच से जोड़ा जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कोई और व्यवस्था। मैं ये थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझना चाहूँगा आम दर्शकों के लिए। देखिए, बेंच बार जो रिलेशन होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि बेंच क्या और बार क्या है। आप लोग बेहतर जानते हैं कि बेंच बार रिलेशन शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है। जो एक अधिवक्ता की मांग है, क्या वो जजेस भी उसको लेकर इसी तरीके की राय रखते हैं, नहीं जजेस या वहां पर कहीं बंटवारा है इस मांग को लेकर? जहां तक बेंच की बात है, इसका तो जजेस से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो नहीं, एक आम सहमति बनाने पर कभी चर्चा होती है कि भाई हाँ ये सही चीज है, इस पर विचार होना चाहिए। नहीं, आम सहमति तो इन चीज पे नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। और जहां इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद की टोटल इकोनॉमी
जहाँ तक मेरी सोच है, जी 40 साल की लगभग मेरी प्रैक्टिस भी हो गई, 50% इकोनॉमी वेस्टर्न लिटिगेशन पर बेस्ड है। जी और वेस्टर्न यूपी का लिटिगेशन अगर वहाँ से हट जाएगा तो वो इफेक्टेड होंगे। बिल्कुल तो वो क्यों कंसेंसस बनाएंगे इस पॉइंट पे? ठीक है, कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है। राखी शर्मा जी, अभी इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे और उसमें महिला पुलिसकर्मी थी और उन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें उनकी भूमिका क्या थी। आमतौर पर एक धारणा पिछले कुछ सालों में हो गई थी, हालांकि अधिवक्ताओं का इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक में इतना बड़ा योगदान है हर आंदोलन, हर मूवमेंट में, लेकिन कुछ दशक 80 के बाद की अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं और 2000 तक एक आम धारणा बन गई थी कि लॉ करेंगे वो भी यूपी में तो कोई मतलब नहीं है, और एक महिला अगर लॉ कर रही है तो और कोई मतलब नहीं है। ये एक आम धारणा बन गई थी। उस बीच में आप लोग इस पेशे में आए, एक महिला के तौर पर खुद वहां पर कितनी चुनौतियां थीं उस वक्त में और उसमें कितना बदलाव आया है, और अब आप लोगों की अलग कुछ उम्मीदें हैं एक महिला अधिवक्ता के तौर पर। वैसे तो आप कॉमन अधिवक्ता ही हैं, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं अलग से आपको लगती हैं कि हाँ ये मार्क होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। देखिए, आपने 2-3 प्रश्न एक साथ लिए हैं और ये प्रश्न केवल महिला अधिवक्ता होने का ही नहीं है, ये जेंडर बायस जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि चुनौतियां क्या हैं। तो हर क्षेत्र में जैसा कि कहा भी जाता है कि सैलरी अगर लेने जाते हैं तो वहाँ भी डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल, एक महिला के लिए अलग है, एक पुरुष के लिए अलग है। तो चुनौती तो हर क्षेत्र में है। और जैसा कि आप देखते हैं कि अभी राफेल भी एक महिला उड़ाया है। बिल्कुल, तो क्षमताओं की किसी भी महिला में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने पुरुष साथी ही जो होते हैं वो ही आपको योगदान भी देते हैं, और कहीं ना कहीं चूंकि सामाजिक बेड़ियां इस प्रकार की हैं और एक स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि हमें कहीं ना कहीं उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ कंपटीशन नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके ही लोग होते हैं जो आपको सहयोग भी करते हैं। और जहाँ तक एक महिला अधिवक्ता होने का प्रश्न है जी, तो महिला अधिवक्ता होने के नाते शायद हम अब जो महिलाएं कोर्ट में आती हैं वो बहुत सहजता से हमसे अपनी बात बता पाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बातें वो बता नहीं पाती वो हमें आके बता देती हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां जो हमारी महिला वादकारी हैं, मैं यहाँ आपके इस फोरम से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जी, कि हमारे संविधान में भी नियत है कि हम न्याय दिलाना चाहते हैं, जी, सुलभ और त्वरित न्याय, स्पीडी ट्रायल। जी, जी, लेकिन कुछ वाद हमारे ऐसे होते हैं, मसलन जैसे कि जो परिवार न्यायालयों में भरण पोषण की मांग के लिए महिलाएं जाती हैं, जी, तो वहाँ एक इस तरह का सिस्टम बन गया है कि समन तामील नहीं हो रहे हैं, समन तामील नहीं हो रहे हैं, मतलब कि दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं हो पा रही है। तो एक महिला जिसको घर से निकाल दिया गया है विभिन्न परिस्थितियों में, तो दूसरी पार्टी उसको कंपेल नहीं कर पाते हैं, और अगर वो उपस्थित भी हो जाते हैं तो वो कोर्ट के आदेश से भी वो उनको खर्चा दिलाने पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे। तो एक ये है कि न्याय व्यवस्था वाली बात रही कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में बन के एक प्रक्रिया इस तरह से बननी चाहिए कि हम थोड़ा उस चीज को आगे बढ़ा सके। एक नहीं, तो इस पर आप लोग क्या सुझाव देते हैं एक महिला के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर, एक वादकारी की पीड़ा देखकर? आपने फैमिली कोर्ट का जिक्र किया, आपने भरण पोषण का जिक्र किया कि भाई मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है, उसमें समस्या आती है, गुजारा भत्ता अगर ना रहे तो कैसे वो अपना आगे का काम करे, या फिर परिवार अगर बच्चा है तो उसको कैसे पाले, तमाम तरह की दूसरी बात ये भी है कि जो हमारी अदालतें होती हैं, महिला वादकारी वहाँ आती हैं और उनके बैठने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए हर कोर्ट में, क्योंकि उनके साथ परिवार न्यायालय में छोटे बच्चे भी आते हैं और उनके साथ बहुत समस्या होती है, सुबह से शाम तक उनको वहाँ बैठना पड़ता है। जी, जी। तो ये थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाने का एक रहता है कि भाई जो बच्चे आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए भी, और जो महिला वादकारी आ रही हैं उनके लिए भी वहाँ एक थोड़ा इस तरह की बने प्रॉपर सेटअप तो होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, आकर बैठे वहाँ पर अपना समय बिता सके, या फिर अपने कानूनी जो भी अड़चने हैं
या जो भी पॉइंट्स हैं उनको वो समझ सके आसानी से अपने अधिवक्ता के साथ मिलकर। बबली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर आप? देखिए, अभी है। जो राखी जी ने बताया कि समन तामील नहीं हो पाते, एक लड़की अपने परिवार में है, जी। वहां कुछ डिफरेंस हो गए और उसको निकाल दिया, कल वो सड़क पर आ गई। जब वो सड़क पर आ रही तो उसकी आप स्थिति देखिए क्या है। जी। बच्चे भी उसके पास हैं, तो आजकल तो ऑनलाइन युग चल रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर समन तामील नहीं हो पा रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू या डिजिटल सर्विस एक्ट में कुछ इस तरह का परिवर्तन आना चाहिए जिससे जल्दी सुनवाई होने जाए। दूसरी बात यह है कि जो अलग अलग सेक्शन है, जैसे खर्चे का मुकदमा है जी। वो सालों चलता रहता है, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए कि 1 साल में वो तय हो हर सूरत में, टाइम बाउंड किया जाए। टाइम बाउंड किया जाए। जो दहेज से संबंधित मुकदमे हैं उनको भी टाइम बाउंड करना चाहिए। हमारा एक लेडी काले बाल में आई थी और आज वो सफेद बाल में घूम रही है और उसे 1 रुपया खर्चा अभी तक नहीं मिला। अब आप लगा लीजिए कितनी उसकी लंबी यात्रा हो गई। एक बड़े लंबे समय के बाद इस गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, बहुत सारे कानूनों को खत्म किया गया, क्योंकि एक आम बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ चर्चा होती थी कि एक कानून बनाया जाता है न्याय दिलाने के लिए और 100 ऐसे और कानून होते हैं जो कि उसमें पेंच फंसाने के लिए पहले से बने हुए हैं। जी जी। अब मौजूदा दौर में लगभग अगर मैं सही हूं तो 1000 से ऊपर कुछ बदलाव उसमें अलग अलग किए गए। ये बेसिक चीजें थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और राखी जी वो डिमांड कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हर एक अधिवक्ता, वो महिला हो पुरुष हो, अधिवक्ता के तौर पर उस पेशेवर हिस्सा बनने के बाद ये चीजें उनको फेस करनी पड़ती होंगी। लखनऊ में एक नई बिल्डिंग बन जाए गोमती नगर में, पहले की बिल्डिंग भी शानदार थी लेकिन जरूरत के हिसाब से वहां पर नई बनी, वो अच्छी बात है। लेकिन बिजनौर में जहां एक छोटा स्ट्रक्चर है और छोटा ही चाहिए और भी वहां पर स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव नहीं हो पाता है, ये क्या कारण है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें इस प्रदेश की हो किसी प्रदेश की हो, इस पर फोकस क्यों नहीं कर पाती? नहीं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, बिजनौर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्वेश्चन ये है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस होते हैं तो हस्बैंड की साइड से उसको टालते रहते हैं जी। तो इस पे कुछ काम ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने टाइम बाउंड की बात अब कही, अब जी, फिर जी, इस पे जोर दे रहा हूँ कि टाइम बाउंड कर देना चाहिए। बिल्कुल। इतने दिन में ये ट्रायल तय होगा, इतने में इसका अपील तय होगा और इतने दिन में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए एक खर्चे का मुकदमा है, एक लेडी खर्चे का मुकदमा लाई, भाई 1 साल में यहाँ से तय होगा। 1 साल में हाई कोर्ट, अब एक खर्चे का मुकदमा यहाँ से तय हो गया हाई कोर्ट में, तो उसका नंबर सारी जिंदगी नहीं आना। जी। हाई कोर्ट में तो जाके गड्ढे में चला मुझे लगता है जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे याद आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और लड़ते लड़ते उनके ऐसी उम्र ढल गई कि उनका मुकदमा हो सकता है सॉल्व हो भी गया हो, लेकिन उनको आदत पड़ गई, वो रोज कोर्ट में आकर परिसर में बैठ जाते हैं अगल बगल अधिवक्ताओं का। अगर गलत मैं कह रहा हूँ, ऐसे हैं बहुत सारे लोग, उनको आदत पड़ गई कि हाँ अब यहीं पे रहना है, जब तक अब हैं धरती पे जीवित हैं तब तक यहाँ पर देखें कि और लोगों के साथ क्या होता है। ऐसा भी है, ऐसा भी है। देखिए ये अपने आप में ज्वलंत उदाहरण है। अशोक पाल साहब, मेरा सवाल ये है, जब मैंने जिक्र किया और जैसा इन्होंने बताया बबली साहब ने कि टाइम बाउंड किया जाए, देखिए बदलाव हुआ और कानून किसने बनाया था, कौन इस देश में शासन करता था, उसके बाद क्या आज़ादी और फिर संविधान और फिर उसके बाद क्या व्यवस्थाएं, जरूरत के हिसाब से परिवर्तन हुआ। केसेस को कैसे निपटाना है, किस तरह के केसेस है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है, उनमें स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और भी कई तरह की बातें, निर्भया कांड के बाद और भी बदलाव उसमें किए गए। ये चीजें खासतौर से फैमिली कोर्ट का अगर हम जिक्र करें, जहां पर एक खास तरह के मुकदमे जाते हैं या कुछ और धाराएं हैं जो कि उस प्रताड़ना से जुड़ती हैं, उसमें ये टाइम बाउंड सिस्टम क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? कुछ जगहों पर तो बनाया भी गया है, फिर भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। देखिए जहाँ तक बोले। देखिए जहाँ तक फैमिली कोर्ट का मामला है, माइक थोड़ा आप करीब कर ले, अपने करीब कर ले। जहाँ तक फैमिली कोर्ट का मामला है जी, तो फैमिली कोर्ट में आजकल ये भी कर दिया है अदालतों में कि इनका जो है एक प्रमाण शुल्क वहाँ जी, पे एक जी। जिससे आपस में कंप्रोमाइज दोनों पार्टी को बुलाया जाता है और उनका परिवार का मतलब कंप्रोमाइज अगर बेहतर है हो सकता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो वो चीज़ अलग है कि कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं तो लड़ते रहें, दोनों पार्टियाँ हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि प्रमाण शुल्क में दोनों का कंप्रोमाइज होने के चांसेस काफ़ी हद तक होते हैं जी। तो वो भी एक सुलहनामा है।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो महिलाएं जो है ये यहाँ पे कोर्ट में चैलेंज करती हैं, चुनौती देती हैं कि बिल्कुल, अगर उनके साथ बिल्कुल। में कोई उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है, या पति घर से निकाल के मारपीट करके उसको निकाल रहा है, तो कहाँ जाएंगी वो? न्यायपालिका में ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट में आएंगी तो वहाँ पे हम लोग उनके लिए काफ़ी उन लोगों के केसेज में काफ़ी उनकी मदद करते हैं, पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं और हर तरह की चुनौती का सामना करते हैं। जी, राजकुमार गुप्ता साहब, जो सुझाव आपने दिया था, मैं राखी जी के पास जाऊं, उनके इस प्रश्न को आगे या उनके इस मांग को आगे बढ़ाऊं, लेकिन जो आपने सुझाव दिया था, हम जब हाई कोर्ट की बात करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर लखनऊ बेंच, डिमांड थी इसलिए लखनऊ बेंच की स्थापना हुई, और फिर वहाँ पर गोमती नगर में एक नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है और वहाँ पर सब कुछ है। लेकिन ये सुझाव अधिवक्ता समूह की तरफ से क्या एक साथ कभी जा पाया है उत्तर प्रदेश के इस हिस्से से, कि भाई सभी ये चाहते हैं, इलाहाबाद वाला भी और यहाँ वाला भी, कि कम से कम इतना तो कर दें कि हाँ कुछ जिलों को कम से कम लखनऊ तक ले आए, ताकि वो जो 800 किलोमीटर की दूरी है वो कम से कम कुछ और कम हो जाएगी, कुछ 100 किलोमीटर कम हो जाएगी? नहीं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ये सुझाव कभी भी नहीं गया। नहीं आया। इसमें किसकी कमी है? इसीलिए मैंने पूछा है सवाल। क्या इस सरकारों को हम दोष देते रहे या फिर उस समूह में भी अंतर विरोध है? सब अपना हित देख रहे हैं। देखिए, समूह में अंतर विरोध अगर है भी, मैंने मान लिया है जी, मगर सरकार का ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो जनसाधारण का हित देखे, जी, और जनसाधारण का हित देखते हुए इधर के डिस्ट्रिक्ट को लखनऊ बेंच से अटैच करना जी, उनकी विद इन पावर से, उसमें कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर दो लोगों में, दो गुटों में अंतर विरोध है, तो सरकार इस ग्राउंड पे अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकती। जी। ये प्रपोजल नहीं आ रहा। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका ठीक है। प्रपोजल नहीं आ रहा और सरकार उन पर डिसीजन लेती है। दो बातों का जवाब मैं राखी जी का और बबली भाई का देना चाहूँगा। जी, राखी जी ने समन की तामील की बात कही, सीआरपीसी में भी और सीपीसी में भी तामील का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया हुआ है। जी, लायबिलिटी फिक्स है, मगर वो लायबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाती। जैसा सीआरपीसी में और पुलिस एक्ट में प्रोसीजर है, जी। पुलिस एक्ट 1801 एक्ट में है, धारा 29 है, रूल 29 है, जी, उसमें हर जिले के एसपी को ये लायबिलिटी दी है, ये ड्यूटी उस पर कास्ट की है कि जो भी कोर्ट की प्रोसेस आएगी आप उसकी सर्विस करा के कोर्ट को वापस करेंगे। जी, तो मैं समझता हूँ अगर कोई प्रोसेस वापस नहीं आती तो कोर्ट को भी इस संबंध में एसपी को कम से कम कुछ लिखना चाहिए। निर्देशित करें। हाँ, जो जनरली नहीं होता है। मतलब इम्पोज करने में भी समस्या है। बिल्कुल। चीजें हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं हैं, एक्ट में प्रावधान भी है, हाँ, लेकिन impose नहीं मगर कर उसका पाते। यूटिलाइजेशन नहीं होता प्रॉपर। इसी तरह से जैसे टाउन बाउंड वाली बताया, अब तो खैर खत्म हो गया, यूपी एक्ट 1372 था, तो 2021 में नया रेंट एक्ट आ गया। जी, उसमें पर्सनल नीड की आधार पर वैकेशन में 2 महीने का प्रोविजन था, मगर 2 महीने में जैसा राखी ने अभी बताया सर्विस ही नहीं हो पाती। जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा कि साहब बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास बना रहे, जी, उसमें 6 महीने का प्रोसीजर है, बाउंड डाउन। जी, जी, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की रूलिंग भी बहुत सारी आई कि विद इन 6 मंथ इसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। जी, दिल्ली में हमारे यहाँ डेट ही 1 साल की लगती है 138 में, तो इस चीज को कौन चेक करेगा? हमारे यहाँ यूपी में भी जनरली जब एक्यूज समन होता है तो 3 महीने से पहले की डेट नहीं लगती। जी, जी, मीनिंग देयर भाई कि जिस पीरियड में केस टोटली डिसाइड होना चाहिए उस पीरियड में केवल 2 डेट फिक्स होती है। इसी तरह से फैमिली कोर्ट एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में 6 महीने का प्रोसीजर है। जी, जी, ये भी उसमें प्रोवाइडेड है कि जब ट्रायल शुरू हो जाएगी, ये सीपीसी और सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर ट्रायल शुरू हो जाएगी तो इट विल कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस unless adjournment beyond next day is necessary for reasons to be regarded in writing, जी, जी, but it is not made practicable. सेम वे और बहुत सारे इस तरह के एक्ट हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जी, जनरल आदमी के लिए, उसमें प्रोविजन है 6 महीने का जी, कि आप 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करिए। अब जैसे बिजनौर की प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं पिछले करीब 1 साल से कंज्यूमर फोरम खाली है क्योंकि चेयरमैन नहीं है। 1 साल से जी। और इसका क्या कारण है? गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं करा, और ऐसा अकेले बिजनौर में नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी जगहों पर। तो जब अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे तो कंज्यूमर को न्याय क्या मिलेगा? तो क्या वहां पर अपॉइंटमेंट
करना भूल गई है सरकार, या फिर अब यहाँ से जानबूझकर याद कर कोई कराना नहीं चाहता? देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर एक साल से एक जगह खाली है और वहां पर कोई आ नहीं रहा। मगर यहाँ से रिप्रेजेंटेशंस भी गए। उससे पहले भी जब यहाँ पहले चेयरमैन थे सुधीर कुमार साहब, तो उनपे एक टाइम में 3 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज था, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जी। 10 दिन वो बिजनौर बैठते थे, 10 दिन मेरठ, 10 दिन मुजफ्फरनगर, तो बाकी 20 दिन यहाँ की फोरम चलती ही नहीं थी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ है, अगर इन्हें माइन्यूटली देखा जाए तो इस सारी व्यवस्था में सुधार हो सकता है और वादकारी को न्याय मिल सकता है। जी, वादकारी को न्याय मिल सकता है। राखी जी, सवाल इस बात का है, जब आपने प्रश्न उठाया उस पर देखिए बबली जी ने भी अपनी तरफ से कमेंट किया कि ये एक सुझाव हो सकता है। फैमिली कोर्ट में और खास तौर से महिलाओं से जुड़े अपराध जो हैं या उनके साथ जो दिक्कतें हैं, और जब फैमिली कोर्ट का आपने जिक्र किया तो वहां पर बाकायदा काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। कोर्ट भी चाहती है कि अगर समझाकर बुझाकर हम इस शादी को बचा सकते हैं तो उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। पति पत्नी में अगर विवाद हो गया, तनाव हो गया, तो अगर 6 महीने का वक्त मिलेगा, एक काउंसलर, एक मनोवैज्ञानिक, एक अधिवक्ता, तीनों मिलकर जब बैठेंगे तो उसका कोई हल निकलेगा। इतना दूर तक सब सोच लिया गया, लेकिन क्या उतना हो पा रहा है? वो चीज बिजनौर जैसे जगह पर वैसे ही अप्लाई हो रही है जैसे हो सकता है कि लखनऊ में होती होगी, या फिर और किसी बड़े शहर में, या फिर हाई कोर्ट जहां जहां पर है वहां के जरिए जो चीजें आगे बढ़ती हैं, या फैमिली कोर्ट अलग बड़े शहरों की जो होंगी वहां पर? बिजनौर में वैसी ही चीजें हैं, क्योंकि नियम तो सबके लिए एक ही है। ये फैमिली कोर्ट का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि जैसा मैंने देखा कि हमारी समाज में जो व्यवस्था है वो परिवारों से चलती है जी। और जहाँ एक पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो होते हैं उस परिवार के बच्चे। बिल्कुल। और जब वो बच्चों को लेके कोर्टों के चक्कर काटती हैं और वो एक समाज में बिखराव की दृष्टि से देखने वाली बात है जी, कि उन बच्चों के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो इस तरह के मुकदमे हैं, अब बताइए 7 साल से उसको खर्चा नहीं मिल पा रहा है जी। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बीमार भी हैं, कोई उनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। पति था, घर वालों ने उसको छोड़ दिया कि आपकी शादी हो चुकी है, आप पति के सहारे हैं। पति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, हम वो कोर्ट के शरण लेती है। तो कोर्ट में ठीक है, एक व्यवस्था है कि ठीक है 125 का अगर कोई आपने डाला है भरण पोषण के लिए तो इंटरिम व्यवस्था है। लेकिन बात जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुप्ता जी से कि जैसे जो व्यवस्थाओं का उनका पालन कैसे कराया जाए, एग्जीक्यूशन कहाँ हो, तो एग्जीक्यूशन कराने में कहीं ना कहीं त्वरितता हमें दिखानी पड़ेगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी ऑर्डर अगर हो जाता है तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ पर हो। दूसरी बात यह है कि समाज में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बनाए गए हैं लेकिन उनके बारे में जागरूकता का अभाव है। जैसे कि डीवी एक्ट में अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम बोलते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम, वहाँ जरूरी नहीं है कि उस परिवार का या किसी महिला के साथ कहीं कोई अपराध हो रहा है तो वो महिला खुद ही कंप्लेन करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आस पड़ोस में भी कोई देख रहा है तो वहाँ उसको कंप्लेन को दर्ज करा सकता है। बिल्कुल। और वो कार्रवाई हो सकती है। ये वाली बात आ जाती है कि कानूनों का अभाव होता है, जानकारी का अभाव है, इस कारण से कहीं ना कहीं वो पीड़िता सही एक मंच पे, सही पटल पे नहीं जा पाती है। एक और आती है बात की डोवरी एक्ट, जिसे हम कहते हैं कि डोवरी एक्ट में 3/4 में डल गया। वहाँ प्रावधान ये दिए हुए हैं कि जो दहेज दे रहा है और जो दहेज ले रहा है, दोनों ही के विषय में जो है ये अपराध के बनाया गया है। लेकिन क्या किसी शादी में हम ये कहते हैं कि भाई मैंने इतना दहेज दिया था, कोई लिस्ट हम कहाँ वो फाइल करेंगे, उसका कहाँ ये खर्चा बांधने से पहले एक महिला कहती कि भाई मैंने जो है इतना इतना सामान मेरे घर वालों ने दिया था, लेकिन इस बात को प्रूफ कौन करेगा? बिल्कुल। कानून तो अदालतें जो एविडेंस मांगती हैं। बिल्कुल। तो ये एक प्रोविजो उसके अंदर बने, ये कहीं ना कहीं लैकुना अगर हमारे यहाँ है तो उस चीज़ पे ये हो कि कोई शादी अगर हो रही है, रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया है किसी भी विवाह का, तो जब विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है तो उसके साथ साथ में वो एफिडेविट इस बात का भी दें कि मैंने इतना इतना सामान, इतना इतना जो है वैल्यू का, समाज इसके लिए तैयार है उसकी लिस्ट। आपको लगता है समाज इसके लिए तैयार है? क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि समाज में केवल
लड़की वाला तो पीड़ित है ही है, कहीं ना कहीं वो लड़का भी तो पीड़ित है। अभी आप केस देखते हैं, लड़का नहीं, बीएसएनएल कहीं ना लड़का पीड़ित नहीं है। हाँ। लखनऊ में फैमिली कोर्ट में एक व्यक्ति आज से बहुत पहले पुरुष प्रताड़ना संघ बना के और उसकी टी शर्ट पहनते थे और बकायदा वहां पर जाकर तमाम लोगों से रजिस्टर पर जो है साइन कराते थे कि आप भी इस संघ का हिस्सा बनिए, जी, जी। आप भी इसमें शामिल होइए, क्योंकि महिलाओं की प्रताड़ना तो सब सुन लेते हैं जी। कि महिलाओं ने पुरुषों को प्रताड़ित कर रखा है, उनका क्या, तो वो भी एक समस्या है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, थोड़ा ह्यूमरस ये ज्वलंत उदाहरण था, उस वक्त बड़ा चर्चा में था, मीडिया में भी वो आया। लेकिन अगर कोई गलत मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, कहने का सापेक्ष ये है कि अगर गलत मुकदमे भी दर्ज कोई महिला करा रही है, कहने का मतलब ये है कि तो वो भी एक समाज के लिए गलत दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल है बिल्कुल ना, और कहीं ना कहीं हमारा समाज और कहीं ना कहीं वो जो परिवार है वो प्रभावित हो रहा है ना। तो इसमें ये कोई इस तरह का प्रोविजन बने या हम लोग खुद से ये प्रेरणा लें, स्वप्रेरणा लें इस चीज के लिए कि जब हम विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो वहाँ ये एफिडेविट लिख के दे कि जी हमने ये सब किया है। मुझे लगता है कि जो आपका सुझाव है ये स्वीकार्य तो बहुत आसानी से नहीं होने वाला है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे किस्से सुनाई देते हैं, कुछ स्वतः लोग अपनी तरफ से कुछ बातें करते हैं, या फिर अगर उन्होंने कुछ नहीं लिया दिया है तो भी उसका जिक्र कि भाई हमने इस तरीके से शादी की, कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि स्वप्रेरणा। लेकिन ये एक समूह के तौर पर, एक समाज के तौर पर कब होगा, ये शायद अभी सवाल है, भविष्य के गर्भ में इसका जवाब है। बबली साहब, हर बार बजट आता है और विधिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हर बार उसमें कुछ न कुछ इजाफा होता है, बिजनौर तक कितना वो पहुंच पाता है? जहाँ तक बजट का क्वेश्चन है न्यायपालिका के लिए, न्यायपालिका के पास अपने इतने सोर्सेज हैं जी कि उसे बजट में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अगर न्यायपालिका को इंडिपेंडेंटली कर दिया जाए जी तो इतने कोर्ट में फंड्स आ रहे हैं, जुर्माने आ रहे हैं, न्यायपालिका उससे सर्वाइव कर जाएगी आराम से। एक अभी जो चल रहा था मामला हाई कोर्ट के बेंच वाला, जी आप देखिए आजकल सरकारों का ध्यान चल रहा है कि एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। जी 800 किलोमीटर की दूरी है तो एक्सप्रेस वे बना के 400 किलोमीटर, 6 घंटे की दूरी है तो 2 घंटे कर दिया। दोनों एक्सप्रेस वे बन रहा हाँ है। हाँ तो मेरा सबमिशन ये है कि ऐसे ही इस हाई कोर्ट के बेंच के मामले में जैसे 800 किलोमीटर की दूरी का है इलाहाबाद का, कुछ एक्सप्रेस वे इधर भी न्याय मंत्रालय बनाने शुरू करें तो सस्ता सुलभ की बात ये चले, तो बढ़िया हो जाएगा, उसका नाम भी अच्छा हो जाएगा, न्याय सड़क, न्याय सड़क हो न्याय जाएगी एक्सप्रेस वे। और लोग कम टाइम में पहुंच जाएंगे, हाँ काम भी अच्छा हो जाएगा सरकार का। हाँ, चलिए ये देखिए, बेहतर सुझाव दोनों दृष्टिकोण से है, सिर्फ अधिवक्ता और वादकारी के लिए नहीं है, बल्कि एक आम बिजनौर का वासी जिसका अभी कोई मुकदमे से लेना देना नहीं है, उसके लिए भी अपने आप में सुलभता हो जाएगी। अशोक पाल जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। मौजूदा दौर में जो परिस्थितियां अभी हैं, आपने कहा सुधार है, और जब ये बात कोई कहता है तो जरूर उसने महसूस किया होगा तभी कोई कहता है। चुनौतियां अगर खत्म हुई हैं या कुछ कम हुई हैं तभी इस बात का आप जिक्र करेंगे, लेकिन और भी गुंजाइश होगी। सुझाव बिजनौर के लिहाज से कुछ आप देना चाहेंगे या कुछ आपको लगता है क्या इस बिंदु पर विचार सरकार को करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक न्यायपालिका सवाल है तो न्यायपालिका में काफ़ी देखिए जो चुनौती है उनका सामना हो रहा है काफ़ी। आज के उसमें जो है ये हमारे योगी जी की सरकार चल रही है जी, तो और मोदी जी की सरकार चल रही है, तो इसमें काफ़ी सरकार के अंतर्गत काफ़ी परिवर्तन है, क्योंकि जो क्राइम है काफ़ी कम हुआ है जी। और यहाँ जो है जहाँ तक केसेस की बात है तो केसेस के लिए मैं ये कहूँगा कि जो अभी जैसे ये महिलाओं का मामला अभी चर्चा में आया है, जी, बताया है अभी राखी जी ने हमारे, तो देखिए उसमें जो है महिलाओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है अदालत में, और हम भी ये चाहते हैं कि एक महिला यहाँ अगर न्यायपालिका में आई है तो उसको जो है उसको अधिकार प्राप्त हो, तो उसको जो है जैसे मेंटेनेंस है, खर्चा है, अगर उसको खर्चा नहीं बन पा रहा है तो हम भी अदालत में कह के जो है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और जजों से यहाँ न्यायपालिका से अपना जो है उसको अधिकार दिलाते हैं। जी ठीक है। गुप्ता साहब, बहुत संक्षेप में आपका भी फाइनल कमेंट, कुछ सुझाव आप दृष्टिकोण से आपने पहले भी दिया कि ये हो जाए तो बेहतर है, लेकिन बेसिक चीज़ें बिजनौर के लिहाज से, जैसा एक सुझाव आया कि एक न्याय के लिए एक्सप्रेसवे बन जाए तो भी कम से कम बेहतर है,
आपने एक सुझाव दिया था कि लखनऊ में ही उस बेंच से अगर कुछ जिलों को जोड़ दिया जाए पश्चिम के तो भी बेहतर है। राखी जी ने भी सुझाव दिया, अशोकपाल जी भी दे रहे हैं, उससे इतर कुछ? देखिए, बिजनौर के लिए, बिजनौर न्यायपालिका के लिए तो मैं केवल इतना सुझाव दूंगा जी कि न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण और अधिवक्तागण के बैठने की आज की तारीख में समुचित व्यवस्था नहीं है, और जब हम पर बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो हम न्याय भी प्रदान नहीं कर सकते। मतलब हमने इतनी लंबी लंबी चर्चा कर ली और आखिरी में वहीं पर आए कि बिल्कुल। बैठने की व्यवस्था नहीं है और न्यायिक अधिकारीगण जो बैठे हैं, इतना आराम से, ये काम तो बहुत आराम से हो नहीं, सकता मैं था। बता रहा हूँ आपको। हाँ। हमारे यहाँ इस टाइम 9 नए ऑफिसर्स आए हैं, नई लेडीज हैं जो सिविल जज जूनियर डिवीजन बन के आई हैं, जी और उन सिविल जज जूनियर डिवीजन के बैठने के लिए बिजनौर के सब वकीलों का, इवन डिस्ट्रिक्ट जज का ये मानना है कि उचित प्लेस नहीं है जहां कोर्ट लगे। अब अगर कोर्ट एक उचित प्लेस में नहीं लगेगी तो उससे आप न्याय की बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर वकील के आर्गुमेंट के लिए प्रॉपर डैश नहीं होगा तो वकील प्रॉपरली आर्गू नहीं कर सकता। तो इसको लेकर कुछ चल रहा है, कुछ जी तैयारी? चल रहा है, प्रयास चल रहा है। हाँ। बिजनौर की नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी जगह की तलाश हो रही है। 50 एकड़ जगह का प्रपोजल है, वो बिजनौर के 5 किलोमीटर के रेडियस तलाश की जा रही है, वहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। जी जब भी मिल जाएगी बिल्डिंग गवर्नमेंट को लिख, चलिए जल्दी बन जाए तो बेहतर है। और देखिए, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि एक अधिवक्ता बनने की जब प्रक्रिया चल रही होती है उस वक्त वो डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई सिर्फ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इस तरह से भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि कल हमारे पास डिग्री आ जाएगी और किसी स्पेसिफिक, अगर हम इस क्षेत्र में भी स्पेसिफिक अगर किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, उसके मुकदमे लड़ेंगे, तो उसमें भी हमें कितना सशक्त होना है। लेकिन वो सशक्त क्या वाकई धरातल पर हो पाता है? अधिवक्ता जब डिग्री करके आता है और उसके बाद जब वो प्रैक्टिकली अधिवक्ता बनकर काम करना शुरू करता है, तब वो जो चुनौतियां फेस करता है उससे बहुत कम अधिवक्ता हैं जो कि उबर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। और अगर उनके लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो एक वादकारी की समस्या को वो कितने आसानी से समझेंगे या कितनी ज्यादा तन्मयता से, ठीक है एक पेशे के तौर पर उससे पैसा लेकर ये अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कितना उसका सहयोग मन से और मस्तिष्क से कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि फोकस होनी चाहिए, तभी त्वरित न्याय, सुलभ न्याय और न्याय आपके दरवाजे अधिवक्ता गण दिला पाएंगे। रंजना, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जिस तरीके से समझ